अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुख्यतः मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी मंत्री बीरबल के बीच की बुद्धिमानी भरी घटनाओं पर आधारित हैं। ये कहानियां आमतौर पर छोटी, हास्यपूर्ण और सीख देने वाली होती हैं, लेकिन 20,000 शब्दों में उनकी विस्तार से चर्चा करना संभव है। इस विवरण में मैं आपको अकबर और बीरबल की कुछ प्रमुख कहानियों का सारांश दे सकता हूँ। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई इंसान बर्फीली झील में पूरी रात गुजार सकता है। बीरबल ने हाँ कहा और अकबर ने चुनौती स्वीकार कर एक गरीब आदमी को इस काम के लिए चुना। आदमी ने ठंड में रात बिताई, लेकिन उसे केवल एक दूर जलती हुई मशाल की गर्मी महसूस हुई। अकबर ने कहा कि वह मशाल से गर्मी ले रहा था, इसलिए उसने चुनौती नहीं पूरी की। तब बीरबल ने अकबर को खिचड़ी पकाने का दिखावा किया, लेकिन आग से दूर रख दिया। जब खिचड़ी नहीं पकी, तब बीरबल ने बताया कि जैसे मशाल से आदमी को गर्मी नहीं मिली थी, वैसे ही दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती। 2. अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य का मस्तिष्क, क्योंकि यह सही सोचने पर पहाड़ों को भी हिला सकता है। अकबर उसके उत्तर से संतुष्ट हो गए। 3. खोया हुआ अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। उन्होंने बीरबल से उसकी खोज करने को कहा। बीरबल ने तुरंत दरबारियों की ओर देखा और कहा, अंगूठी उस व्यक्ति के पास है जिसकी दाढ़ी में घबराहट है। सभी दरबारी अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे और बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने अकबर की अंगूठी चुराई थी। 4. बीरबल का न्याय। एक व्यक्ति ने अकबर के सामने एक केस रखा कि उसका पड़ोसी उसका घर चुराना चाहता है। अकबर ने बीरबल से इसे सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला किया कि जिस व्यक्ति ने पहले घर बनाने का दावा किया, वही इसका असली मालिक है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बड़ी समस्या का हल निकाला। ये कहानियां अकबर और बीरबल की रिश्ते, बुद्धिमानी, हास्य और नैतिकता को उजागर करती हैं। अगर आप इनमें से किसी कहानी को विस्तार से जानना चाहें, तो मैं आपको और जानकारी दे सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर विभिन्न चरित्रों को शामिल किया जाता है, जिनमें मुल्ला दो प्याजा एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के एक अन्य प्रसिद्ध और चतुर दरबारी थे, और उनकी कहानियां भी काफी लोकप्रिय हैं। अकबर, बीरबल और मुल्ला के बीच कई हास्य और बुद्धिमानी से भरी घटनाएं घटित होती हैं। मुल्ला दो प्याजा का परिचय। मुल्ला दो प्याजा अपने चतुराई और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनकी समझ और व्यंग्य से भरी हुई बातें अकबर के दरबार में हंसी मजाक का कारण बनती थीं। हालांकि बीरबल और मुल्ला दोनों अकबर के प्रिय थे, लेकिन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा होती थी। मुल्ला अक्सर बीरबल को हराने की कोशिश करते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में बीरबल अपनी बुद्धिमानी से बाजी मार जाते थे। अब मैं आपको अकबर, बीरबल और मुल्ला से जुड़ी कुछ कहानियों का वर्णन विस्तार से करूंगा। इनमें से प्रत्येक कहानी को सरल रूप से विस्तृत किया जाएगा, ताकि आपके 30,000 शब्दों की सीमा को पूरा किया जा सके। 1. मुल्ला और बीरबल का मुकाबला। एक दिन अकबर ने मजाक मजाक में कहा कि दरबार में बीरबल से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। इस बात को सुनकर मुल्ला दो प्याजा को बुरा लगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर मौका दिया जाए तो मैं बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमानी दिखा सकता हूं। अकबर ने दोनों को एक ही समस्या दी, आप दोनों को 3 दिनों के अंदर ऐसी योजना बनानी होगी जिससे राज्य के सभी लोगों का भला हो।
बीरबल ने 3 दिनों में अपने बुद्धिमान संपर्कों के माध्यम से राज्य में व्याप्त समस्याओं की जानकारी ली और एक नीति बनाई जिससे कर कम करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव दिया। वहीं मुल्ला ने एक अत्यधिक हास्यपूर्ण योजना बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हर व्यक्ति को हर रोज 2 प्याज मुफ्त में मिल जाएं, तो हर समस्या हल हो जाएगी। अकबर को बीरबल की नीति अधिक व्यावहारिक लगी और उन्होंने बीरबल को जीतने वाला घोषित किया। 2. मुल्ला की चालाकी और बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार मुल्ला ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने अकबर से कहा कि दरबार में कुछ गड़बड़ी हो रही है और इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ तथ्यों को तोड़मरोड़कर पेश किया। अकबर ने इस पर संज्ञान लिया और बीरबल को बुलाकर पूछा कि क्या वास्तव में दरबार में कोई गड़बड़ी चल रही है। बीरबल ने बिना हड़बड़ाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, मुल्ला का कहना सही हो सकता है, लेकिन गड़बड़ी दरबार में नहीं बल्कि कुछ लोगों के दिमाग में हो रही है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुल्ला को दरबार के सामने ही शर्मिंदा होना पड़ा। 3. बीरबल और मुल्ला की शर्त। एक दिन मुल्ला ने बीरबल को एक शर्त लगाई। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम मुझसे बुद्धिमानी में जीत सकते हो तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को स्वीकार करूंगा। बीरबल ने हंसी में कहा, मुल्ला, अगर तुम जीत गए तो मैं भी तुम्हारी बुद्धिमानी को मान लूंगा। दोनों ने तय किया कि वे अकबर के सामने जाकर कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर दूसरा न दे सके। पहले मुल्ला ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, ज्ञान। मुल्ला ने कहा, नहीं, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अब बारी बीरबल की थी। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, वह क्या है जो पूरी दुनिया में फैल सकता है लेकिन किसी की आंखों से दिखाई नहीं देता? अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर उत्तर दिया, हवा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जहां पनाह, वह है एक अच्छे विचार की शक्ति जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क से निकलकर पूरी दुनिया में फैल सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और मुल्ला को एक बार फिर हार माननी पड़ी। 4. मुल्ला की मूर्खता और बीरबल का न्याय। मुल्ला 2 प्याजा एक दिन दरबार में कहने लगे कि वह बीरबल से ज्यादा चतुर हैं। अकबर ने उनसे कहा, अगर तुम वाकई बीरबल से ज्यादा चतुर हो तो तुम दरबार की इस समस्या का हल निकालो। समस्या यह थी कि दरबार में 2 दरबारियों के बीच जमीन का विवाद था। मुल्ला ने बिना सोचे समझे कहा, दोनों जमीन को आधा आधा बांट लिया जाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, इस तरह का न्याय अन्याय के बराबर होगा। मुझे मौका दीजिए, मैं सच्चाई का पता लगाकर सही फैसला दूंगा। बीरबल ने जांच पड़ताल की और यह जान लिया कि असली मालिक कौन है। उन्होंने अकबर के सामने पूरी सच्चाई रखी और न्यायपूर्ण फैसला किया। निष्कर्ष: अकबर, बीरबल और मुल्ला की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अद्वितीय हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि हर एक कहानी के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। मुल्ला 2 प्याजा के व्यंग्य और बीरबल की बुद्धिमानी के बीच के संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितना भी चालाक हो, सच्ची बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ही सबसे बड़ा गुण है। आपकी 30,000 शब्दों की मांग को पूरा करने के लिए इन कहानियों को और भी विस्तृत किया जा सकता है। यदि आप किसी विशेष कहानी या विवरण के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। निकालो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही शर्मिंदा होकर वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से कुछ उम्मीद नजर आई। वह कोई तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद खुशी से बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है।
कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात से सहमति जताई। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम की योजना के अनुसार बात को कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वह बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही उन्होंने अपने गुप्तचर बुलाए और कुछ गुप्तचरों को आवश्यक बातें कहकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उनसे इधर-उधर की बातें करने लगे। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, महारानी और महाराज के झगड़े का कारण आपसी कहासुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की बुद्धि बदल दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बना ही जाएगा। 74 बेगम बहक गईं। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम के पूछने पर बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठ गए हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना किसी सही कारण के ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत हट गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने की सोच रहे हैं। बीरबल के मुख से ऐसी बात सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का विचार कर रहे होंगे। बेगम को सोच में डूबे देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही जल्दी से बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गईं। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेगम मान नहीं रही थीं। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी। सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। शिक्षा, नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर वह औरत बोली, जहांपनाह, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं परदेसी आदमी हूं। दिल्ली शहर देखने आया था।
रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जहाँपनाह, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहाँपनाह, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। कपटी औरत 70। बीरबल पहले ही वहां उपस्थित रहकर दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर की क्या कीमत थी? करीब 5,000 अशर्फी, उस औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उसकी वेशभूषा और चाल ढाल देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने महंगे जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेसी को फंसाकर लूटना चाहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 अशर्फिया मंगवाईं और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फिया उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फिया औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फिया उसे दे दी। वस्त्रों। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 अशर्फिया दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फिया दे दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। कपटी औरत 71। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसकी सारी अशर्फियां छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फिया नहीं छोड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फिया मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूँ। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फिया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहाँपनाह, जो धन आपने मुझको दिलवाया है, उस धन को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने इसे ले आई हूं। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे अशर्फिया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मैंने छीनने ही नहीं दिए, औरत ने विजयी होने वाले भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जिस आदमी के पास तुझसे अशर्फिया छीनने भर की भी ताकत नहीं है, वह जेवरात कैसे छीन पाया होगा? तू झूठी है, अशर्फिया अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खान के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अशर्फिया वापस दे दी और माफी मांगने लगी। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने में डलवा दिन तथा उस परदेसी को बाइज्जत थोड़ा धन देकर विदा किया।
बीरबल की इस चतुराई एवं न्याय से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। शिक्षा। अपराध कभी छिपता नहीं, युक्ति से वह पकड़ में आ ही जाता है। किसके पाँव सुंदर? बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे। गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम अपने पैरों को देख देख कर इतरा रही थीं, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पांव आपके पांव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। किसके पांव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं, बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे। बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पांव सुंदर? 53। बीरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत ही बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही है लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभाल कर नहीं बोल सकते। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया।
आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिक्षा।